नमस्कार विद्यार्थियों, कैसे हैं आप सब। विद्यार्थियों, आज हम विभागीय लेखों के अंतर्गत अप्राप्त लाभ का संचय क्या है और इसकी गणना कैसे की जाती है यह सीखने वाले हैं। तो अप्राप्त लाभ क्या होता है वास्तव में, जब कंपनी में या किसी संस्था के जो विभाग हैं उनके बीच आपस में माल का हस्तांतरण होता है तो उसे हम क्या कहते हैं, अंतर विभागीय हस्तांतरण कहते हैं। और जब विभागों के बीच हस्तांतरण होता है तो कई बार क्या होता है, उनके बीच माल का हस्तांतरण विक्रय मूल्य पर होता है और वह माल जिसका हस्तांतरण विक्रय मूल्य पर हुआ है किसी विभाग में, और यदि वह अंतिम स्टॉक में शामिल है अर्थात उसको बेचा नहीं गया है तो उसमें लाभ शामिल है। कौन सा? जो दूसरे विभाग ने इस विभाग को विक्रय मूल्य पर भेजा था, तो यही लाभ जो है वह लाभ अप्राप्त लाभ है। और इस अप्राप्त लाभ के संचय की गणना कैसे की जाती है इसे आज हम एक उदाहरण के द्वारा सीखेंगे। तो विद्यार्थियों, सवाल इस प्रकार से है कि अंबर लिमिटेड दो विभागों के साथ कार्य करती है। माल क्रय और माल निर्मित दोनों विभागों के मध्य हस्तांतरण होता है, अर्थात निर्मित माल का भी और क्रय माल का भी हस्तांतरण दोनों विभागों के बीच आपस में होता है, अर्थात अंतर विभागीय हस्तांतरण होते हैं। क्रय माल का हस्तांतरण लागत मूल्य पर होता है। अगर लागत मूल्य पर होता है तो किसी प्रकार से कोई अप्राप्य लाभ नहीं बनेगा। लेकिन अगर निर्मित माल का हस्तांतरण जो हो रहा है विक्रय मूल्य पर हो रहा है, जैसा कि इसमें लिखा है कि निर्मित माल का हस्तांतरण विक्रय मूल्य पर होता है, और जब माल का हस्तांतरण विक्रय मूल्य पर होता है और यदि उसमें से कुछ माल बिना बिका रह जाता है तो उस बिना बिके माल में अप्राप्त लाभ शामिल होता है। ठीक है, तो देखते हैं इस सवाल में क्या कोई अप्राप्त लाभ की गणना करने की आवश्यकता होगी या नहीं होगी। तो विभाग आ और विभाग बा के बीच जो उनके व्यापारिक सौदे हैं और उनके बीच के माल के हस्तांतरण के जो सौदे हैं वो नीचे दिए गए हैं। तो क्या लिखा है? प्रारंभिक रहतिया दिया गया है 20,000 और 15,000, विक्रय दिया 1,90,000, 1,35,000, मजदूरी दी गई है 12,500, 7,500, क्रय दिया गया है 1 लाख का और विभाग बा का है 80,000 का। और अंतिम रहतिया जो है वो दो प्रकार से दिया गया है, क्रय माल का रहतिया दिया गया है और निर्मित माल का रहतिया दिया गया है। तो क्रय माल का रहतिया जो है 2,000 और 5,000 का है और निर्मित माल का है 7,000 और 8,000। तो विभाग आ से विभाग बा को हस्तांतरित हुए जो माल क्रय माल का हस्तांतरण और निर्मित माल का हस्तांतरण कितना कितना है? 6,000 है और 20,000 है। विभाग बा से विभाग आ को क्रय माल का हस्तांतरण हुआ है 5,000 का और निर्मित माल का हुआ है 35,000 का। स्टॉक का मूल्यांकन संबंधित विभाग द्वारा लागत मूल्य पर किया गया है और विभाग में निर्मित माल के अंतिम स्टॉक में जो विभाग का अंतिम स्टॉक है उसमें निर्मित माल का जो अंतिम स्टॉक है उसमें हस्तांतरित निर्मित माल का 20% है। इसका अर्थ ये हुआ कि इस 7,000 में और इस 8,000 में यही निर्मित माल का स्टॉक है, तो इस 7,000 में विभाग आ के 7,000 में विभाग बा द्वारा हस्तांतरित माल का 20% माल शामिल है और इसी प्रकार विभाग बा के माल में विभाग आ द्वारा हस्तांतरित माल का 20% शामिल है। ठीक है, तो इनका जितना जितना 20% आएगा उस 20% में संबंधित विभाग का सकल लाभ भी शामिल होगा, अर्थात अप्राप्त लाभ शामिल होगा। ठीक है, जिसकी गणना हम इस सवाल में करेंगे। तो इस सवाल में आपसे पूछा गया है कि आप विभागीय व्यापार खाता बनाइए और कंपनी का व्यापारिक खाता बनाइए। तो पहले हम बना लेते हैं विभागीय व्यापार खाता। ठीक है, डिपार्टमेंटल ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाते हैं। तो बना लेते हैं प्रारूप। आपको पता है 2 विभाग हैं तो 2 विभाग बन जाते हैं हमारे। और विभाग में लेखा कैसे होता है? सबसे पहले ओपनिंग स्टॉक का लेखा होता है डेबिट में, तो लिख देते हैं 2 ओपनिंग स्टॉक। और ये ओपनिंग स्टॉक कितना लिखा गया है? ये लिखा गया है 20,000 का और 15,000 का, तो लिख दिया हमने यहाँ 20,000 और 15,000। फिर लिख देंगे हम 2 परचेस कितने का लिखा गया है? 1 लाख का और 80,000 का। फिर लिख देंगे बाय सेल्स, और सेल्स कितने का दिया गया है देख लीजिएगा। ये लिखा गया है विक्रय 1,90,000 और 1,35,000, तो लिख दिया हमने 1,90,000 और 1,35,000। फिर जो मजदूरी चुकाई गई है 2 वेजेस कितने की? 12,500 और 7,500। इसके बाद देखिएगा विभाग आ से विभाग बा को हस्तांतरण हुआ है, मतलब विभाग आ ने विभाग बा को माल हस्तांतरित किया है। ठीक है, तो ये विभाग बा को प्राप्त होगा और विभाग आ ने दिया है, तो बा को प्राप्त होगा तो बा के डेबिट में लिखेंगे और आ के
क्रेडिट में लिखेंगे। ठीक है, तो लिख लेते हैं टू ट्रांसफर फ्रॉम ए से हस्तांतरित, ए से हस्तांतरित कितना है, बी को 6000 और कितने का है, 20000 का, तो लिख देंगे 6000 बी के कॉलम में और 20000 बी के कॉलम में। ठीक है, यही माल जो है बी को प्राप्त हो रहा है, किससे प्राप्त हो रहा है, ए से, तो लिख देंगे बाय ट्रांसफर टू बी, बाय ट्रांसफर टू बी। यहां पर गलती से 2 लिख गया है तो आप इसे सुधार लीजिएगा, उसको आप माइंड मत कीजिएगा, ये टाइपिंग मिस्टेक है, हो जाती है। तो क्या लिखेंगे हम यहां पर, बाय ट्रांसफर टू बी, परचेज गुड्स और फिनिश्ड गुड्स कितना है, 6000 और 20000। ठीक है, इस प्रकार से हमने लिख दिया। और आगे लिखा है विभाग बा से विभाग आ से, ठीक है, विभाग बा से आ को। ठीक है, तो इसको हम लिख देंगे टू ट्रांसफर फ्रॉम बी, परचेज गुड्स फिनिश्ड गुड्स कितने का, 5000 का और 35000 का। ठीक है, और यही माल जो है इसके लिए विक्रय होगा, इसके लिए बी के लिए, तो लिख देंगे बाय ट्रांसफर टू ए और लिख देंगे बी के कॉलम में कितना, 5000 और 35000। इस प्रकार से हमने सारे ट्रांसफर लिख लिए हैं। अब हम क्या करेंगे, क्लोजिंग स्टॉक लिख देंगे, बाय क्लोजिंग स्टॉक, परचेज गुड्स फिनिश्ड गुड्स कितना है, 2000, 5000, फिनिश्ड गुड्स से 7000 और 8000। इसके बाद हम दोनों पक्षों का योग कर लेंगे और अंतर की राशि ज्ञात कर लेंगे। जो अंतर की राशि होगी वो ग्रॉस प्रॉफिट होगा। ग्रॉस प्रॉफिट को हम डेबिट साइड में लिख देंगे क्योंकि क्रेडिट पक्ष का योग अधिक है। लिख देंगे टू ग्रॉस प्रॉफिट कितना आ जाता है, 52,500 और बी का आ जाता है 59,500। विद्यार्थियों यहाँ ध्यान दीजिएगा, यहाँ मैंने टू ट्रांसफर टू बी और टू ट्रांसफर टू ए, ये जो टू है टीओ ये बाय है, ये गलती से यहाँ पर क्या लिख गया है, बाय सॉरी 2 लिख गया है। ठीक है, तो इसको आप सुधार लीजिएगा। जब भी आप नोटबुक में नोट करें इस सवाल को तो यहाँ बाय लिखिएगा, ये गलती से क्या लिख गया है, 2 लिख गया है। अब आगे हम सवाल हल करते हैं। अब हम बनाएंगे कंपनी का ट्रेडिंग अकाउंट। ठीक है, तो कंपनी का ट्रेडिंग अकाउंट बनाना बहुत आसान है। क्या करना है आपको, जितना भी विभाग ए और बी के लेन देन है इनको जोड़ के ट्रेडिंग अकाउंट में लिख देना है। तो लिख देते हैं टू ओपनिंग स्टॉक 35,000, 20,000 और 15,000, 35,000। टू परचेस ये 1 लाख और ये 80,000, तो होगा 1,80,000। टू बेजेस ये हो जाएंगे कितने, 20,000। बाय सेल्स कितने का, 3,25,000 का। और ये ए ने बी को, बी ने ए को किया है, ये तो आपस में हस्तांतरण है, अंतर विभागीय लेन देन है, तो इनका लेखा ट्रेडिंग अकाउंट में, कंपनी के ट्रेडिंग अकाउंट में नहीं किया जाएगा। अब लिख देते हैं बाय क्लोजिंग स्टॉक। क्लोजिंग स्टॉक बाय जो परचेज गुड्स का कितना है, वो है 7,000, 2 और 5 7,000। लेकिन फिनिश्ड गुड्स में क्या है, इसमें अंतर विभागीय सौदों के अंतर्गत विभाग ए के स्टॉक में बी का माल शामिल है और बी के अंतिम स्टॉक में ए का माल शामिल है, जो कि विक्रय मूल्य पर हस्तांतरित किया गया था। और जब विक्रय मूल्य पर हस्तांतरित किया गया था, इसका अर्थ है कि इसमें अप्राप्य लाभ शामिल है। तो पहले हम अप्राप्य लाभ की गणना कर लेंगे। तो पूरा जो डिपार्टमेंटल ए और बी का जो क्लोजिंग स्टॉक है वो कितना है, 15,000 का। इस 15,000 में कितना अनरियलाइज्ड अप्राप्य लाभ शामिल है उसकी गणना हम कर लेंगे और उसको यहाँ पर लिख लेंगे। लेकिन यह गणना करने के लिए क्या जरूरी है, हमको 2 जानकारियां होनी आवश्यक है कि विभागों का सकल लाभ कितना है और उनका परसेंटेज कितना है। दूसरा, विभाग आ के पास विभाग बा का कितना माल है और विभाग बा के पास विभाग आ का कितना माल है। तो ये दोनों गणनाएं हम अब कर लेते हैं। तो गणनाएं कर लेते हैं। पहले हम कैलकुलेट कर लेते हैं ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो। तो ग्रॉस प्रॉफिट कितना दिया गया है, सवाल में अभी हमने लिखा था कि विभाग ए का जो ग्रॉस प्रॉफिट आया था और विभाग बी का जो ग्रॉस प्रॉफिट आया था कितना आया था, ये देखिएगा ग्रॉस प्रॉफिट आया 52,500 विभाग ए का और विभाग बी का आया है 59,500। और साथ ही हम क्या लिखेंगे, इनकी बिक्री। तो बिक्री कितनी है, विभाग ए की बिक्री 1,90,000, विभाग बी की बिक्री कितनी है, ये है 1,35,000। लेकिन इसमें जो फिनिश्ड गुड्स है देखिएगा 1,90,000 और इसने बी को हस्तांतरित किया था ए ने कितने का,
20,000 का, तो ये भी बिक्री के समान माना जाएगा और बिक्री में जोड़ा जाएगा। इसी प्रकार से जब हम बी की बिक्री निकालेंगे, 1,35,000 दी गई है, उसमें ये 35,000 फिनिश्ड गुड्स के और जोड़ लेंगे जो हमने ए को हस्तांतरित किए हैं। ठीक है, इस प्रकार से हम गणना कर लेते हैं। ठीक है, तो गणना क्या हो जाएगी कि सेल्स हुआ है 1,90,000, 1,35,000, उसमें जोड़ देंगे ट्रांसफर ऑफ फिनिश्ड गुड्स 20,000 और 35,000। इस प्रकार से टोटल सेल्स आता है डिपार्टमेंट ए का 2,10,000 और डिपार्टमेंट बी का 1,70,000। ठीक है, इसके बाद सेल्स निकल गया है और ग्रॉस प्रॉफिट आपको हमने ज्ञात पहले ही कर लिया था। विभाग ए का ग्रॉस प्रॉफिट आया था 52,500 और विभाग बी का आया था 59,500। तो हम क्या निकाल सकते हैं, ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो निकाल सकते हैं। तो रेट ऑफ ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो ऑफ डिपार्टमेंट ए कितना जाएगा, ग्रॉस प्रॉफिट गुणा 100 डिवाइडेड बाय सेल। ये मान रख देते हैं, ग्रॉस प्रॉफिट कितना है 52,500 गुणा 100 और सेल से 2,10,000 मान रखने के बाद हमने इसको हल कर दिया तो ये आ जाता है 25%। ठीक है, तो विभाग ए का ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो आ गया 25%। ठीक है, विभाग बी का ज्ञात कर लेते हैं। तो जैसे हमने ए का ज्ञात किया उसी प्रकार से सूत्र लिख देंगे, उसमें हम मान रख देंगे। मान कितना है, सेल जो ग्रॉस प्रॉफिट है 59,500 गुणा 100 डिवाइडेड बाय जो सेल्स आया है अभी 1,70,000 लिख दिया और हल कर दिया तो आ गया 35%। तो बच्चों इस प्रकार से मैं या हम जो है ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो की गणना कर चुके हैं। अब हमें यह ज्ञात करना है कि विभाग ए के पास जो माल है उसमें विभाग बी का कितना माल है और विभाग बी के पास जो अंतिम रहतिया है उसमें विभाग ए का कितना माल है। तो प्रश्न में लिखा गया था कि 20% है, तो 20% निकाल देते हैं। ट्रांसफर फिनिश्ड गुड्स इन क्लोजिंग स्टॉक कितना जाएगा, डिपार्टमेंट ए डिपार्टमेंट बी और कितना परसेंट है 20%। तो जो डिपार्टमेंट ए का जो क्लोजिंग स्टॉक है 7,000 गुणा 20/100, इसी प्रकार डिपार्टमेंट बी का निकाल देंगे। ठीक है, 8,000 गुणा 20/100। तो इस प्रकार से डिपार्टमेंट ए का जो स्टॉक है उसमें 1,400 रुपए का माल ऐसा है जो डिपार्टमेंट बी से प्राप्त हुआ है और डिपार्टमेंट बी के पास जो 1,600 रुपए का माल है वो किससे प्राप्त हुआ है, ए से प्राप्त हुआ है। अर्थात ये होगा कि इस तो विद्यार्थियों इस 1,400 रुपए में विभाग बी द्वारा अर्जित सकल लाभ का 35% शामिल है। अर्थात 1,400 रुपए का 35% ए विभाग के लिए अनरियलाइज प्रॉफिट होगा। और इसी प्रकार से विभाग बी के पास जो 1,600 रुपए का माल है जो विभाग ए से आया है, हस्तांतरित माल है, इसका 25% अनरियलाइज्ड प्रॉफिट होगा। ठीक है, तो इस प्रकार से हम इसकी गणना कर लेते हैं। तो गणना किस प्रकार से होगी, तो इस प्रकार से हम इनके अनरियलाइज्ड प्रॉफिट की गणना कर लेते हैं। ठीक है, तो इस प्रकार हम डिपार्टमेंट ए और डिपार्टमेंट बी का अनरियलाइज्ड प्रॉफिट कितना है इसकी गणना कर लेते हैं। तो गणना कर लेते हैं। डिपार्टमेंट ए के पास जो माल है 1,400 का, उसका 35% विभाग बी से आया है। विभाग ए के पास जो 1,400 रुपये का माल है जो विभाग बी से आया है और बी के सकल लाभ की दर 35% है। अर्थात विभाग ए के जो 1,400 रुपये का माल है उसका 35% अनरियलाइज्ड प्रॉफिट होगा। और इसी प्रकार से विभाग बी के पास जो 1,600 रुपये का माल है जो विभाग ए से आया है और विभाग ए का सकल लाभ का रेशियो जो है 25% है। अर्थात 1,600 का 25% अनरियलाइज्ड प्रॉफिट होगा जो कि निकल के आता है विभाग ए के लिए 490 और विभाग बी के लिए 400। इस प्रकार से 890 रुपये का अनरियलाइज्ड प्रॉफिट हुआ जिसे हम क्लोजिंग स्टॉक अर्थात 15,000 में से घटा देंगे तो जो निकलेगा वह होगा फिनिश्ड गुड्स का सही मूल्य और वह निकल के आता है 14,110। इसको हम लिख देंगे ट्रेडिंग अकाउंट के क्रेडिट पक्ष में 14,110। इसके बाद हम दोनों पक्षों का योग लगा लेते हैं और योग आता है 3,46,110 और यही योग डेबिट का भी योग होना चाहिए और डेबिट का में भी हमने यही योग लिख दिया है।
इसके बाद हम 3,46,110 में से डेबिट का योग करके घटा देंगे। डेबिट का योग आ रहा है 2,35,000। 2,35,000 में से 2,35,000 को हम 3,46,110 से घटा देंगे तो ग्रॉस प्रॉफिट निकल आ जाएगा। तो वो आता है 1,11,110। तो विद्यार्थी इस प्रकार से हमने ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो की सहायता से जो अनरियलाइज्ड प्रॉफिट है उसकी गणना कर ली है।